हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। आपको बताना है कि ईवीएस में आप बच्चा किस तरह से अपने वातावरण को देखता है। पहला ऑप्शन है उसके पृथक रूप से, दूसरा ऑप्शन है समग्र रूप से, तीसरा ऑप्शन है उसके साधारण रूप से, चौथा ऑप्शन है उसके थीम के रूप में। तो किस रूप में बच्चा देखता है? समग्र रूप में। मतलब कि बच्चा क्या करता है कि जो ईवीएस है उसको समग्र रूप में देखता है। समग्र रूप का अर्थ क्या होता है कि उसको ये नहीं अभिज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ साइंस की है, कौन सी सोशल साइंस की है और कौन पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं। तो बच्चा क्या करता है, अपने पर्यावरण को एक समग्र रूप में, एकीकृत रूप में देखता है। कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है उसकी रूपरेखा किस आधार पर बनाई गई है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु पर, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम पर, तीसरा ऑप्शन है थीम पर, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो किस पर आधारित है ईवीएस हमारा? थीम पर। कुल 6 थीम्स की इसमें बात की गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। आपको बताना है कि कक्षा जो 3 से 5 तक की जो ईवीएस है वो किन किन सब्जेक्ट्स का एकीकृत रूप है। पहला ऑप्शन है हमारा विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, चौथा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो कौन किसका किसका एकीकृत रूप है? विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताना है कि ईवीएस की कक्षा में एक जो ईवीएस की अध्यापिका है उसको निम्न में से कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ए है कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम, बी है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी है प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, डी है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो किस किस चुनौतियों का एक ईवीएस के अध्यापिका को सामना करना पड़ता है? कक्षा में बहुत सांस्कृतिक आयाम। हाँ, कक्षा में क्या होता है कि बहुत संस्कृति के लोगों के जो छात्र होते हैं तो उनकी सबकी संस्कृतियों का समान भाव से आदर करना, सम्मान करना, समान महत्व देना, ये एक ईवीएस की शिक्षिका के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसको उसको करना ही पड़ता है। प्रत्येक छात्र की भावनाओं का भी उसको ख्याल रखना पड़ता है। प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ होगा, प्रत्येक विद्यार्थी की समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली का सम्मान करना पड़ता है। उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की, हर छात्र की जो संस्कृति है वो अपने आप में विशिष्ट है। उसका जो समुदाय है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनका उसे सम्मान करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, यदि कक्षा में आप सभी की बातों का सम्मान करेंगे, सभी का सही से ख्याल रखेंगे तो कक्षा में अनुशासन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चे बिजी हैं तो कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा? ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। मतलब प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक
होना। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा साझा की गई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या उद्देश्य होता है हमारा कि जो बच्चे हैं वो हम अपने जो पर्यावरण है उसमें कुछ खोज कर सकें, अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करके नए ज्ञान का सृजन कर सके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ईवीएस की विभिन्न प्रत्ययों एवं परिभाषाएं विकसित करना नहीं। हमारा क्या उद्देश्य होता है कि अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, कि बच्चे क्या है वो अपने पर्यावरण की खोज कर सके, अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? मतलब आपको बताना है कि जो ईवीएस है उसकी जो पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र जो दिया गया है वो क्या है। पहला ऑप्शन है थीम, दूसरा ऑप्शन है उप थीम, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु, चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम। तो ये क्या है? परिवार एवं मित्र थीम है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, मतलब आप ईवीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए वो बहुत कारगर हो सकती है यदि इनमें से क्या करें हम। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए। चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षित ईवीएस शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। तो ईवीएस आपके लिए अर्थपूर्ण हो सकता है कब? प्रशिक्षित ईवीएस शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। नहीं, सभी जो शिक्षक होता है इससे बच्चों ईवीएस की जो आप जो ईवीएस पढ़ाने का जो आपका उद्देश्य है ये इससे नहीं पूरा होता। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, नहीं, उनके वो जो स्थानीय है महत्व है उनको हमको उचित महत्व देना चाहिए उसके अनुभवों को। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, मतलब सिर्फ ज्ञान की रचना करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। हमें क्या करना चाहिए कि जो विद्यालय का जो अनुभव हो वो विद्यार्थी के बाहर के अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। जो विद्यालय जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं विद्यालय में वह उसके पर्यावरण से उसके आस पड़ोस से संबंधित होना चाहिए, तभी बच्चे का क्या होगा उसमें उसकी रुचि होगी, वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। मतलब ईवीएस की शिक्षा में आप शिक्षक जो क्रियाकलाप देते हैं उसके पश्चात जो क्रियाकलाप आप करते हैं उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए ताकि जो हो प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा आप बच्चों को प्रदान कर सके। पहला ऑप्शन है विचार विमर्श, दूसरा ऑप्शन है क्रियाकलापों की सूची बनाना, तीसरा ऑप्शन है क्रियाकलापों के चरण याद करना, चौथा ऑप्शन है क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो आप ईवीएस जो है वो आप बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए, वो अर्थपूर्ण हो सके बच्चों के लिए, तो इसके लिए सबसे क्या है कि आप क्रियाकलाप के बाद क्या करें? विचार विमर्श करें। विचार विमर्श जब करेंगे तो बच्चों को जो उन्होंने एक्टिविटी की है उसमें क्या उनको और वो कर सकते थे, क्या उनमें से गलतियां हुई हैं, इन सब पे आप विचार विमर्श करेंगे तो बच्चे उसको और अच्छे से सीख पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि, मतलब ईवीएस में क्या होता है, ईवीएस की जो क्लासेस होती है उसमें क्या किया जाता है कि सामूहिक गतिविधियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती हैं। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती हैं। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थी में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती हैं व उसमें सुधार लाती हैं। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती हैं, हाँ ये सही है। यह सहपाठी अधिगम विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये भी सही है। लेकिन हम दोनों को तो नहीं ले सकते,
तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे में दोनों है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती हैं व उसमें सुधार करती हैं। जो उनके सामाजिक संबंध है उसमें वो सुधार करती हैं, जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, और साथ ही साथ बच्चे जो है वो अपने जो सहपाठी हैं उनसे भी सीख पाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो ईवीएस की लर्निंग में क्या करता है, एक प्रक्रिया कौशल का को आपको चित्रित करता है। पहला ऑप्शन है हमारा वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन है वर्णन, तीसरा ऑप्शन है कथन, चौथा ऑप्शन है स्मरण। तो क्या होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या करता है, एक प्रक्रिया का मतलब एक प्रक्रिया गुजरती है। बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को जब वो देखते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया कौशल है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा जो अभिभावक एवं समुदाय की क्या कीजिए आप, जो सीखने की जो बच्चों की प्रक्रिया है उसमें आप क्या कीजिए, अभिभावकों और समुदाय की जो भागीदारी है उसको हम बढ़ावा देते हैं। क्यों, ये आपको बताना है, मतलब उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को सीखने सिखाने में उनके अभिभावकों और समुदाय को शामिल करते हैं। जो क्यों करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, हम शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनों का पालन करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। हम ऐसा इसलिए करते हैं, अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी इसलिए बढ़ाते हैं ताकि शिक्षक जो है वो बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझ सके। क्योंकि भाई विद्यार्थियों से ज़्यादा आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब उनके अभिभावकों से आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके यहाँ कौन कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, वो किस समाज से है, उनकी क्या संस्कृति है, ये शिक्षक को पता चल पाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों व समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। मतलब प्राथमिक स्तर पर उन कक्षाओं में जो भी चुनौतियां होती हैं, जो विषय की समस्याएं होती हैं, उनको हम इसमें से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा व्याख्यान एवं विचार विमर्श द्वारा। दूसरा ऑप्शन है मुक्त वाद विवाद। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान एवं प्रदर्शन। चौथा ऑप्शन है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो व्याख्यान एवं विचार विमर्श ये तो सही है, लेकिन इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन होगा हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा मुक्त वाद विवाद। सिर्फ मुक्त मतलब कोई बिना उद्देश्य का वाद विवाद नहीं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन ये भी नहीं, प्रदर्शन से बच्चे अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाए, वो संबोधित कर पाएंगे। विचार विमर्श के उपरांत मतलब विचार विमर्श के बाद उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी कमियां हैं, उनके विचार विमर्श के बाद क्या कीजिए, आप वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए। कोई पक्ष में बोले, कोई विपक्ष में बोले, तो क्या होगा, इससे जो भी उनकी चुनौतियां हैं, जो भी विषय हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसके बारे में और अच्छे से आपको जानने का मौका मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। मतलब ईवीएस में अगर आप बच्चों की गुणात्मक आकलन मतलब उसके गुणों का आकलन करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी विधि है जो आपके लिए कारगर होगी। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। तीसरा ऑप्शन है कागज पेंसिल टेस्ट। डी है उपलब्धि टेस्ट। तो कौन कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट, मतलब बच्चों के जो विचार हैं, जो उनके अभिलेख या जो भी आप अवलोकन करते हैं, जब बच्चा जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है उस समय आप जो अवलोकन करते हैं, जो रिपोर्ट लिखते हैं,
उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ये तो सही है। इससे हमें बच्चों के गुणों के बारे में पता चलता है। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, मतलब जब बच्चा कोई क्रिया कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस समय उसका अवलोकन करना, इससे भी हमें क्या होता है, बच्चों के गुणों का पता चलता है। कागज पेंसिल टेस्ट, इसके द्वारा बच्चों के गुणों का प्रयोग नहीं पता चलता, बल्कि हमें उसकी जो कॉन्सेप्ट को समझने की जो एक स्किल है उसके बारे में पता चलता है। या उस बच्चा, क्योंकि क्या होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट में बच्चे जो है रट के भी चीज़ों को बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो ये तो नहीं सही है। उपलब्धि टेस्ट, मतलब जो भी बच्चा उपलब्धियों को उसकी जो उपलब्धियां हैं उनका हम टेस्ट करें, तो ये भी नहीं, ये उपलब्धियों का उसके टेस्ट करें, तो ये भी तो नहीं सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। मतलब बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसका अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो इसमें से किसका उपयोग आप करेंगे। ए है पोर्टफोलियो, बी है दृष्टांत अभिलेख या एनाकॉर्डाटल रिकॉर्ड, सी है दर मापक पैमाना, डी है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो इसमें से किसका आप प्रयोग कर सकते हैं ये आपको बताना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो में क्या करते हैं आप, बच्चों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबकी एक फाइल की तरह तैयार करके आप उसके सभी गुणों को, अवगुणों को, उसकी जो भी उसने जो भी जीता है, उसका जो भी उसके फेल्योर्स हैं, उन सबका आप एक फाइल बना के रखते हैं, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ये तो सही है। दृष्टांत अभिलेख, मतलब क्या होता है, दृष्टांत अभिलेख में क्या करते हैं आप कि जब भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसी समय आप क्या कीजिए, उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। तो क्या होता है इससे कि आप जिस समय बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, अगर आप उसी समय किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो आप एकदम जैसा हो रहा है उसी तरह आप रिकॉर्ड करेंगे, बाद में चीज़ों को करेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो एकदम बहुत अच्छा एक आकलन करने का तरीका होता है कि आप बच्चा जब भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी उसकी जो है गुण हैं, उसको आप तुरंत लिख लीजिए, तो ये भी अच्छा है। दर मापक पैमाना, मतलब बच्चे की जो भी मापने का तरीका है, मतलब जो भी आप जो भी वो एक्टिविटी करता है या जो भी पढ़ाई में कैसा है, इस सब का आप मापन कर लीजिए, ये भी सही है। अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, मतलब बच्चे का आप अवलोकन करें और फिर उसको रिकॉर्ड लिखें, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए बी सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का एक रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यक्स है और ये वाई है। आपको इसमें क्या दिया है कि अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, वाई में क्या कह रहा है, चित्र बनानी, यानी यक्स और वाई है। इसमें आपको बताना है कि कौन क्या है। यक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। यक्स क्रिया नहीं, वाई क्रिया है। इनमें क्या है, वाई जो है वो क्रिया है, चित्र बनाना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन वाई संज्ञा है, इसमें कह रहा थी तो गलत हो गया। क्या यक्स क्या कह रहा है, यक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। मतलब यक्स क्या है, क्रियापरक क्रिया है और वाई पाठ्य वस्तु है, तो यक्स तो क्रिया नहीं है, ये भी गलत है। सी क्या कह रहा है, यक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। यक्स हमको लग रहा है ये उल्टा हो गया, यहाँ पे यक्स वाई रहेगा, यहाँ पे यक्स रहेगा, ये गलत हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वाई रहेगा और यहाँ पे यक्स। तो आपको बताना है वाई क्या कह रहा है, अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, यक्स कह रहा है चित्र बनाना। तो इसमें आपको बताना है उपयुक्त वाक्यांश में यक्स तथा वाई को पहचाने, आपको यक्स और वाई को पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है, मतलब यक्स क्या है, वो क्रिया है और वाई क्या है, संज्ञा है, ये सही है। यक्स क्या है, ये क्रिया है, चित्र बनाना एक क्रिया है, और क्या करना है आपको, जो अंगूठे या उंगलियों से पशुओं के छाप बनाने, वो एक संज्ञा है। बी क्या कह रहा है, यक्स क्रियापरक क्रिया है
तथा y पाठ्य वस्तु है। सही है। यक्स क्या है? एक क्रियापरक क्रिया है, मतलब एक कार्य हो रहा है ऐसी क्रिया है, और y क्या है? एक पाठ्य वस्तु है, ये भी सही है। सी क्या कह रहा है? यक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा y पाठ्य वस्तु है, ये भी सही है कि यक्स क्या है? एक संज्ञानात्मक क्रिया है और y जो है एक पाठ्य वस्तु है। डी कह रहा है यक्स पाठ्य वस्तु है तथा y क्रिया है, नहीं, यक्स क्या है? एक क्रिया है और y पाठ्य वस्तु है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए बी और सी, ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।